मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर। जागो लाहौर में आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे अपनी जिंदगी भरपूर अंदाज से गुजारे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जनाब, एक वाकया है जो मैंने कल जो एक रूनुमा हुआ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल ऑफिस से वापसी पर गाड़ी इशारे पर रुकी तो पीछे एक ऑटो रिक्शा वाला ना आया और ब्रेक लगाते लगाते उसका रिक्शा आगे रुकी हुई एक बाइक के साथ टच हो गया और नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बाइक वाले ने उसे उतर के मारना शुरू कर दिया। और हमारे रवैये इतने सख्त होते जा रहे हैं कि हमें फौरन हम हाइपर हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। हम अब्यूसिव ज़बान का इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सिर्फ देख रहे थे कि वो लोग लड़ रहे हैं और वो आपस में गालम गलोच हो रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे थे। उनको पकड़ने की बजाय, उनको समझाने की बजाय वो सिर्फ तमाशा देखना और गुस्से पर काबू रखा करें, अच्छा सोचा करें और अच्छा बोला करें। गलती हो जाती है लेकिन माफ करना सीखिए, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे अमाल हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। छोटी छोटी बातों पर हमें गुस्सा आ जाता है और गुस्से में अक्सर हम बाज़ औक़ात ऐसे इक़दामात उठा लेते हैं जो हमारी जिंदगी भर का पछतावा बन जाते हैं। और अभी 2 दिन पहले का ये एक वाकया है कि मांगा मंडी के इलाके में शौहर से झगड़े पर बीवी ने घर को आग लगा दी, जिसमें 2 बच्चे जिंदा जल गए। ये खबर इस कदर खौफनाक थी कि सुनने वालों पर सख्ता तारी हो गया कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है कि गुस्से की इस आग में इस कदर शदीद होती है कि वो कीमती रिश्तों की पहचान भी भुला देती है। हमें गुस्से में अपनी हदूद का ख्याल नहीं रहता कि हमारी लिमिट्स क्या हैं, ये हम भूल जाते हैं। और ये सिर्फ गुस्से में ही नहीं होता, बल्कि हम लोग मुरव्वत और प्यार में भी अपनी हदूद का ख्याल नहीं रखते। हम गुस्से में इतने बेकाबू हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। एंगर मैनेजमेंट क्यों नहीं सिखाई जाती हमें, गुस्से पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उस्ताद भी हैं, मेंटोर भी है। कासिम अली शाह साहब मौजूद है हमारे साथ। कासिम अली शाह साहब, मैं आपको बहुत शुक्रिया जी। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? बड़ी नवाजिश, बिल्कुल ठीक सर। अभी मैं वाकया जो सुना रही थी कि बीवी ने शोहर से झगड़े के बाद अपने 2 बच्चों को कत्ल कर दिया, तो हम कासिर हो जाते हैं एक दूसरे को समझने में कि हमारा गुस्से में हमारी हदूद क्या है, कि कहाँ वो हदूद खत्म हो रही है। और देखें अब उस खातून ने कितना बड़ा अपना नुकसान कर लिया। अच्छा, देखिए, गुजारिश ये है कि ये इस तरह का वाकया या इससे मिलते जुलते जितने वाकयात आपको मिलते हैं जिसमें कोई गुस्से की हालत में किसी को मार देता है या अपनी ही फैमिली को तबाह कर लेता है या फांसी के फंदे के साथ वो झूल जाता है, ये सब के सब वाकयात, पहली बात हमें समझनी है कि ये ज़हनी तौर पे कोई नॉर्मल हालत नहीं होती। ऐसे ही है। अच्छा, अब ये ज़हनी तौर पे जो नॉर्मल हालत नहीं होती, इंसान जो है वो रवैये, मिजाज, एटीट्यूड, सब चीजें जो उसमें हैं, उसकी 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक बिल्कुल कह लीजिए एक्सट्रीम है डिजास्टर वाली और दूसरी जो एक्सट्रीम है वो पॉजिटिविटी की है, वो बड़ी कंस्ट्रक्टिव सी है। अब होता ये जो डिजास्टर वाली इसकी एक्सट्रीम है, इसे प्रवोक करना पड़ता है। ये एक दिन में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स जो है वो अचानक उसको गुस्सा आ जाए। जिसको अचानक आता है, दरअसल उसके साथ भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अचानक गुस्सा आता है। एक नॉर्मल इंसान को अचानक गुस्सा भी नहीं आता। अच्छा, अब ये वो सब लोग होते हैं जिनके साथ एक अरसे से हालात, वाकयात इतने खराब रहे होते हैं कि ये आखिरकार तंग आके इस कदम को उठा लेते हैं। और ये एक नॉर्मल हालत नहीं होती। मैं बार बार कहूंगा कि इसको आप नॉर्मल इंसानों की तरह ना लीजिए, क्योंकि नॉर्मल इंसान का एक्ट ही नहीं है कि अपने बच्चों को वो आग लगा दे, घर को आग लगा दे। तो पहली बात यह है कि हम सबको नॉर्मल हालात में गुस्से पे काबू पाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। ये याद रखिए, जब गुस्सा आता है तब तो देखिए दीन आपका हुक्म देता है खड़े हैं, बैठे हैं, लेट जाएं, पानी पी लें, जगह बदल लें। इन सब चीजों से वो जो सारे कह लें एंजाइम्स, हार्मोन्स आपकी बॉडी में बने होते हैं जो गुस्से की हालत में, वो डिल्यूट हो जाते हैं और आपका माइंड का पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। वो माइंड का वो पैटर्न टूट जाता है जो गुस्से की हालत में। लेकिन गुस्से पे काबू पाने की प्रैक्टिस आपको नॉर्मल हालात में करनी होती है। जैसे जंग के मैदान में जंग की प्रैक्टिस नहीं हो सकती, बिल्कुल ऐसे। अमन के हालात में मशकें होती हैं। आप देखिए, फौजी मशकें हो रही होती हैं और वो फौजी मशकें इसलिए होती हैं कि जब जंग होगी तो हमें जंग करनी आती हो। इसी तरह अगर आप अपनी गाड़ी में अपने साथ छतरी रखते हैं, छोटी सी मिसाल इसकी, तो बारिश आने पे वो छतरी खोली जा सकती है। लेकिन अगर आपने बारिश हो गई है और बारिश होते में छतरी खोली है तो भीग तो आप चुके। तो गुस्से पे काबू पाना वो आपके नॉर्मल जब आप होते हैं
तब आप देखें कि मेरे साथ क्या होता है, मुझे कहां से इग्निशन मिलता है, इग्नाइट मैं कहां से होता हूं। लेकिन सर इतना गुस्सा कि आप अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। देखिए ना, आपके सामने पागलपन आपके की हालत बच्चे हैं या है, आपकी माँ पागलपन की है। हालत है, नॉर्मल हालत तो नहीं है। जो इंसानी जहन है उसकी लिमिट्स हैं। जैसे आप देखिए कि जो तारें सारी गुजरी हैं बिजली की, उसकी लिमिट्स हैं, उसमें कितनी वॉट की एनर्जी गुजर सकती है, बिजली गुजर सकती है। एक मशीन है जो चल रही है, उसकी एक लिमिट है, उसमें से खास तरह का जो करंट है वो गुजर सकता है। इंसान गुस्से की हालत में उसकी जो शऊर है, शऊर एक्टिव नहीं रहता, शऊर डेड हो जाता है, और इंसान कह लीजिए वो गुस्से के जरिए हाईजेक्ड हो जाता है। आप एक बड़ी कंफर्म देख लीजिए मिसाल कि जितने भी लोग गुस्सा करते हैं उनको पछतावा जरूर होता है। बेशक ऐसे अच्छा, ये वो सब एबनॉर्मल लोग हैं जो आपने आज का वाकया बताया और इससे मिलते जुलते वाकयात, ये वो वाकयात हैं जिसमें कोई गुस्सा जो पछतावा था उसको सुलाया उसने, और सुलाते सुलाते उसको इतना अंदर उसने दफन किया कि आखिरकार वो गुस्सा वो एक दिन वो कह लीजिए कंपाउंडिंग हुई और एक हादसा हो गया। हादसा एकदम नहीं होता, ये भी इकट्ठा होता रहता है और होते होते आखिरकार एक हादसा बनता है। तो इस तरह का वाकया हमें पहले तो याद रखना चाहिए कि इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखें जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनमें पक रहा है, और वो पंजाबी में हम कहते हैं पाखरे हैं। हाँ जी, तो वो करते करते आखिरकार भ्रष्ट कर जाते हैं। एक लिमिट है इंसान की, उसके बाद वो फिर उससे तो इसका फिर ये कह सकते हैं कि बतौर हम कौम जो है वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए हैं, हमें बर्दाश्त नहीं रहा कि अगर हम सड़क पे भी जाएं तो अगर हमारी टक्कर भी हो जाए। सुबह मैं अभी वाकया शेयर कर ही रही थी कल का कि रिक्शे वाले के साथ टक्कर होगी एक मोटरसाइकिल वाले की, नुकसान कुछ नहीं हुआ लेकिन वो दस्तों गिरेबां हो गए, गालम गलोच करना शुरू हो गए। तो हम क्या ये यहाँ पर ही होता है सिर्फ इस तरह के बाहर के ममालिक में भी? यहाँ ज्यादा है जी, यहाँ ज्यादा। इसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो हम हैं ही जज्बाती कौम, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये पूरी बेल्ट जो है आपकी इंडो पाक की जज्बाती लोगों की बेल्ट है। नंबर 2, दूसरी वजह यह है कि हम एक ऐसी कौम है जो अनसर्टेनिटी इनसिक्योरिटी में रह रही है, जिसको कल पे कोई यकीन नहीं है, जिसका कल पे भरोसा नहीं है। वो शायद जो हमारा मुल्क का निज़ाम है, सिस्टम है, वो भी किसी के कल को एक यकीनी हालत नहीं देता, किसी को भी एतमाद नहीं देता कि कल पता नहीं क्या हो जाए, कल हालात क्या हो जाए, वाकयात क्या हो जाए। फिर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बड़ी दुनिया ऐसी है जो मोहताज है, बड़ी दुनिया ऐसी है जिनके हालात नहीं बदलते, बड़ी दुनिया ऐसी है जिनके पास उनके जो ख्वाब है वो हसरत में बदल जाते हैं। तो जब ये सारे मसाइल आप देखते हैं तो फिर यकीनी बात है लोग रिएक्ट करने लग पड़ते हैं। लोगों की रिएक्टिव अप्रोच है। आप पूरी कौम को लीजिए और स्टेट को लीजिए, मुल्क बाहसीयत मुल्क भी एक रिएक्टिव मुल्क है। आप अगर देखें स्टेट को भी रिएक्टिव अप्रोच है। हम हादसा सानिया होने के बाद कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वक्त पे प्लानिंग नहीं करते। आप लोगों को इंफरादी तौर पे देख लीजिए, हम सब रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। हम पहले से तैयार नहीं होते कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हमने क्या करना है। हमने रास्ते के झगड़े लड़ने शुरू कर दिए, हम मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे। हम अपनी सारी जो तवानाई है वो गली की लड़ाई पे लगाते हैं। हम वाटरलू कैसे लड़ेंगे, हम जिंदगी की बड़ी जंग नहीं लड़ सकते। ये हम सबकी अप्रोच बन चुकी है। अब देखिए एक फर्द वाहिद जो हमें सुन रहा है वो मुनीबा क्या कर सकता है कि अपने गुस्से को कम करे। तो मेरी गुजारिश ये है कि गुस्से को कम करने के लिए उसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। ठीक है। अब हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो एक पूरा पैकेज है। मिसाल लीजिए एक ऐसा बंदा जो एक्सरसाइज करता है, बड़े लोग ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है वो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने वाला बंदा उसको गुस्सा कम आता है। अच्छा, नींद पूरी करने वाले को गुस्सा कम आता है। दरगुजर करना सिखाना। मैंने सुबह अपने बेटे को खुद स्कूल छोड़ा तो मैंने उसे कल उसकी कंप्लेन थी कि जी वो लड़ा किसी बच्चे से, तो मैंने उसे कहा कि दरगुजर करना सीखो। तो मैंने कहा तुम्हें उसने क्या कहा है, तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं, उसने पिन्ना कहा है। अच्छा। मैं कहा पिन्ना क्या होता है, कहता मुझे भी नहीं पता। हाँ। मैं कहा जो तुम्हें पता नहीं है तुम उस पर गुस्सा कर रहे हो, यानी कि तुम्हें दरगुजर भी तो सीखना है ना, तुम्हें माफ भी तो, अगर तुम माफ कर दे तो ये कंप्लेन ना आती। क्या सर आपको लगता है हमारी सोसाइटी सिखा रही है अपनी जनरेशन को? बड़ा मुश्किल है जी, हमें सिखाना चाहिए, सिखाने की बड़ी जरूरत है कि बड़ी चीजें दरगुजर करने वाली होती हैं, बड़ी चीजें इग्नोर करने वाली होती हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से दरगुजर चीजें नहीं की जाती तो वो आपके अंदर पलती रहती हैं और फिर वो गुस्से की शक्ल में बाहर निकलती हैं। जिंदगी है ना, इसकी एक पिच है जिस पे आप खड़े हैं और जिंदगी के मैच को खेल रहे हैं। बड़ी गेंदें ऐसी हैं जिनको छोड़ना होता है। ऐसे ही है। अगर आप खेलने के लिए बाहर हो जाए पिच से तो आप कह लीजिए असूल ज़ाब्ते से बाहर हो जाते हैं। और आपको फिर मैं कह दूं कि आप पूरे दिन में, सुबह का ये वक्त है, शाम तक दिन गुजारना है आपके, आप दफ्तर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, दिन में 10 ऐसे वाकयात होंगे लोग आपको तैश दिलाएंगे। 10 ऐसे वाकयात होंगे जहां पर लोग आपको इरिटेट करेंगे। 10 ऐसे वाकयात होंगे जहां पर किसी का मूड ऑफ आपको मिलेगा। 10 ऐसे वाकयात होंगे प्रोवोक करेंगे। आपका कमाल ये है, आपका सेल्फ कंट्रोल इतना हो कि आप इग्नोर करें। आप इन सब गेंदों को छोड़ दें, इनको सीरियस नहीं लेना, आपने इनको इग्नोर करना है, इनको बड़ा लाइट लेना है, कुछ नहीं होगा। तो जब आप इग्नोर करते हैं, आप लाइट लेते हैं, आप कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं है, वक्त गुजर जाएगा,
आपने चंद लम्हे गुजारने होते हैं। आप सोचिए कि एक बंदा जो आपको तैश दिला रहा है या बुरा भला आपको कह रहा है, चंद लम्हे आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, एक लम्हे के लिए सोचिए जिनके साथ वो रह रहा है वो कितनी मुश्किल में होंगे, कितने मुश्किल में होंगे। हाँ। अच्छा, आपको एक ये भी बात बताऊं कि अगर आप किसी को सुन लेते हैं, तहम्मुल से सुन लेते हैं, उसका गुस्सा कम हो जाता है। तो आप अपने भी गुस्से को समझें कि आखिर वो क्या ऐसा होता है आपके साथ जिससे आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। एक यहाँ पर ये भी तो एक बहुत बड़ी बीमारी है ना सर, कि हमें सुनने की कैपेसिटी नहीं है, हम सिर्फ सुनाने के लिए बैठे होते हैं। ऐसे ही लिसनिंग स्किल्स बड़ी जरूरी हाँ। है और ये दूसरों को कह लीजिए कैथारसिस के लिए, दूसरों को आसानी देने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि आप गुड लिसनर हो। अच्छा, इसी तरह लाइफस्टाइल में एक बड़ी अहम चीज जो है, ये इसको ड्रेस नहीं किया जा रहा जी, और मैं इस प्रोग्राम के जरिए तो जरूर ड्रेस कर, हमारी जो खुराक है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे मूड्स के साथ। आप छोटी सी एक मिसाल ले लीजिए, आपने तो एक वाकया कोट किया माँ का, आज बच्चे बड़े अग्रेसिव हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी माओ ने सोचा कि इसकी वजह क्या है? खुदा के बंदो, सुबह जो आप नाश्ता देते हो वो इतना लो क्वालिटी का होता है, इतना थका हुआ नाश्ता होता है, टिफिन में जो कुछ आप डाल के देते हो, फिर ये सारे जो बने बनाए बेकरी आइटम्स आ गए हैं। आप नोट कीजिए, बेकरियों की फौज आ गई है। बिल्कुल और बेकरियों की फौज आई है, कल को नहीं थी। हाँ। इसके साथ दूसरी चीज जो फौज आई है, मेडिकल स्टोर्स की आई है। कभी आपने नोट किया है कि शुगर हम बांट रहे हैं, हाँ। मिठाइयों के डब्बे खा खा के हम दूसरों को बीमार कर रहे हैं, खुद भी बीमार हो रहे हैं। बच्चे चॉकलेटें खा खा के बीमार हो रहे हैं। बच्चे ये जो फ्राइड आइटम्स हैं, फिर ये जो फ्रोजन आइटम्स हैं, ये एक जहरे कातिल हैं, खुदा की कसम। इनमें ऐसे ऐसे खतरनाक केमिकल्स डाल के इन्हें प्रिजर्व किया जाता है और माएं तल के देती हैं कि जा बच्चे तेरा बेड़ा गर्क होए। अब वो होता क्या है कि अच्छा, फिर उसके बाद ये जो कह लीजिए कोका कोला टाइप, मतलब सारे मशरूबात हैं, मैं नाम मतलब माफी के साथ, बेशुमार ऐसे मशरूबात हैं जो बंदे की एग्रेसिवनेस को बढ़ाते हैं। तो वो जो नेचुरल डाइट थी, वो जो फितरती कुदरती डाइट थी, वो जो ऑर्गेनिक चीजें हमें मिल जाती थी, उससे तहम्मुल भी रहता था। ये वो सब चीजें हैं जो आपके मूड पे असरअंदाज होती हैं। आज आप देखें 7-8 साल की बच्चा, मेरा मूड ऑफ है, मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं बोर हो रही हूँ, ये आपको डायलॉग्स मिलेंगे। ये बड़ों के डायलॉग्स कभी होते थे और बच्चे तो इस तरह के डायलॉग्स बोलते ही नहीं थे। ये कहां से आ गए? जो कुछ आप जंक फूड उन्हें खिला रहे हैं, जो पापे लिफाफे पापड़ करारे आप खिला रहे हैं, वो सब चीजें बच्चे खा के उनके मूड्स का बेड़ा गर्क होता है और उनमें एग्रेसिवनेस बढ़ती है। बेशक ऐसे ही है। और सर, वो जो एक्टिविटीज भी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी दफा हम लोग बाहर आउटडोर जाके एक्टिविटीज करते थे, लेकिन अब गैजेट्स आ गए जिनमें उन्होंने हर चीज देखनी है। दुख की बात है कि जिंदगी किसी जमाने में ऐसे करके दिखती थी, आंख से देखते थे आप पार्क को, क्रिकेट के मैदान को, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बेशुमार थी जिन पे जिंदगी को देखते थे। आज चंद इंच की स्क्रीन पे बच्चे को दिखा रहे हैं। जब जिंदगी इतनी महदूद एक स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इससे भी रवैये और मिजाज में असर पड़ता है। आज बेशुमार ब्लॉग्स, रिसर्च, गोरे की रिसर्च आ रही है, इस मोबाइल फोन ने तबाह करके रख दिया माशरे को। इस मोबाइल फोन ने लोगों की सोच को, लोगों के पैराडाइम्स को, लोगों की ज़हनी हालतों को तबाह कर दिया। और हम माओ ने जान छुड़ाने के लिए बच्चों को ये हैबिट दे दी है। 2-2, 3-3 सेलफोन घर पे, हर बच्चे ने सेलफोन पकड़ा है, सोशली कनेक्शन नहीं रहा, तफरी खत्म हो गई है। तफरी था मेला, तफरी था पार्क, तफरी था गली का क्रिकेट का मैच, तफरी थी कि सारे मिल बैठ के कुछ खा पी लेते थे, तफरी थी कभी पिकनिक मनाई जाती थी, याद रखें पिकनिक का वर्ड ही खत्म हो गया, तफरी थी स्कूलों के ट्रिप्स जाते थे। अब ये सारी जो तफरी है ये खत्म हो चुकी है। तफरी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन पे बच्चों की रह गई है, उससे भी एग्रेसिवनेस बढ़ती है। तो हमें इन सब चीजों को कहीं ना कहीं एड्रेस करना चाहिए। और सर, कहा जाता है कि हम अपने गुस्से को मुस्बत अंदाज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या एग्री करते हैं आप? देखें, ये बड़ा एक मजबूत असाब का काम है कि आप अपने उस गुस्से, एंगर की हालत को चैनलाइज करें और उसे कंस्ट्रक्टिव बनाएं। एक बड़ी अच्छी किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, ये नेपोलियन हिल्स की किताब है और सेल्फ हेल्प की पहली किताब मानी जाती है। पूरा चैप्टर है इमोशंस के ऊपर। वो कहता है दुनिया में 2 जज्बे बड़े खतरनाक भी हैं और मुस्बत भी हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक ही टाइम पे है। एक लव, ये इमोशन है, और दूसरा एंगर, ये भी इमोशन है। लव और जो एंगर है, दोनों इमोशंस को आप इस्तेमाल कैसे करते हैं? अगर आपको इन्हें कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करना आता है, दुनिया की हिस्ट्री में नेपोलियन हिल्स का जुमला है, वो कहता है दुनिया की हिस्ट्री में जितने बड़े राइटर्स हैं, जितने बड़े पेंटर्स हैं, जितने बड़े म्यूजिशियन हैं, जितने कमाल के लोग हैं, इन्होंने इन्हीं इमोशंस को इस्तेमाल किया, वो गैर मामूली लोग बन गए। आपने सुना होगा जी इश्क मजाजी, इश्क हकीकी की तरफ। कितने सूफिया इकराम ऐसे हैं जिनको इश्क हकीकी में लेके जाने वाली इश्क मजाजी चीज थी, यानी किसी इंसान की मोहब्बत थी, वो ना मिला, उस गम को उन्होंने चैनलाइज किया और अल्लाह का रास्ता ले लिया। लेकिन यही जज्बे अगर आपको संभालने ना आते हो तो ये आपको डिस्ट्रक्टिव वे पे ले जाते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
तो अगर सर आप क्या कहते हैं, हमारी सोसाइटी कितना एक रोल प्ले करते हैं, हमारे वालिदैन कितना इस चीज़ में रोल प्ले करते हैं कि हमारे रवैये चेंज हो रहे हैं? अगर हम सड़क पे भी निकल जाते हैं तो हम एक दूसरे को मुस्कुरा कर भी देख लें तो लोग ये समझते हैं ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे नुकसान पहुंचाने ही आया है। देखिए ये शिद्दत पसंदी बढ़ी है माशरे में। आप इसे किसी भी एंगल से देखिए, आप इसे गली बाजार में देखिए, आप लोगों को खाना खुलता है बेहंगम लोगों को खाना खाते देखिए, आप ट्रैफिक को देख लीजिए कितनी गैर मुनज़्ज़म जारी होती है। आप ये जरा देखिए कि लोग लेन देन करते कितना वो हम्बल हैं, लोग आसानी कितनी पैदा करते हैं। आप आम किसी इशारे पे एकदम सब लोगों के चेहरे पड़ने शुरू कर दीजिए, हर बंदा स्ट्रेस में है, हर बंदा फिक्रमंदी में। अच्छा एक और बड़ी अजीब चीज़ है, बड़े लोगों की जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां आई हैं, उनकी मोटरसाइकिल गाड़ी में कन्वर्ट हो गई, छोटा घर बड़े घर में कन्वर्ट हो गया, खुश वो फिर भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमारे इस मिजाज को अगर गौर से आप देखेंगे तो ये फिर अनसर्टेनिटी इनसिक्योरिटी के साथ जुड़ता है। जिसका भी कल पे एतबार नहीं रहता उसका आज बड़ा रंजीदा हो जाता है, जिसका भी कल पे एतबार होता है उसके पास थोड़ा भी हो वो खुश रहता है। सर हमें बचपन से कहा जाता है कि हम अच्छा इंसान बने और जिंदगी अच्छी गुजारें, किस तरह अच्छा इंसान बनना चाहिए? सिखाया जाता है हमें अच्छा इंसान बनना? एजुकेशन सिस्टम में तो बिल्कुल भी नहीं है। आपका तालीम का निज़ाम रट्टे लगवा रहा है, नंबर दिला रहा है, और बिलखसूस कह लीजिए प्राइवेट सेक्टर में तो बड़ा ही खौफनाक है। इतनी महंगी डिग्री, इतना खर्चा करने के बाद भी आप बच्चों को अगर देखें तो उनको कुछ नहीं आता जाता। और हमारे पास रोल मॉडल भी नहीं है, कोई रोल मॉडल नहीं है, ये बड़े चैलेंज है। रोल मॉडल्स को तो हम प्रमोट ही नहीं करते। सोसाइटी की हीरो की डेफिनेशन ही डिफाइन नहीं है। हीरो कौन होता है? क्या वो पैसे वाला, इख्तियार वाला, और कह लीजिए कि वो इख्तियार को गलत इस्तेमाल करने वाला हीरो है, या फिर कोई मॉरल एथिक्स की बेस पे हमने कोई स्टैंडर्ड सेट किए हैं, ये भी तय नहीं किए। ये निसाब के जरिए मुमकिन हो सकता है कि आप निसाब में हीरोज की स्टोरीज को ऐड करें। आप निसाब में लिखे ना जी ईदी साहब बहुत बड़े हीरो थे, आप निसाब में शामिल करें ना जी हकीम सईद की कहानी को, आप निसाब में अपने साइंटिस्ट को शामिल करें, आप निसाब में नवाब और बहावलपुर को भी शामिल करें। पाकिस्तान का कितना बड़ा मोहसिन था, उसके बगैर पहले साल की तो तनख्वाह नहीं पाकिस्तान में दी जा सकती थी। तो जब तक आप ये सब चीजें, खैर की चीजें, खैर के लोगों को दिखाते नहीं है, उनकी मिसालें नहीं दिखाते, बड़ा मुश्किल है इस माशरे को फिर आगे लेके। सर हमारी कंपनी भी बहुत मैटर करती है, हमारे रवैयों ज्यादा मैटर करती है। हमारे दोस्त अहबाब आपके अंदर की अच्छाई को भी जगाती है, आपके अंदर की बुराई को भी जगाती है। बुरी कंपनी में बैठने वाले पे बड़े आराम से बुराई का रंग चढ़ जाता है। बुरी कंपनी में रहने वाले को पता नहीं लग रहा होता, लेकिन लाशौरी तौर पे कहीं ना कहीं वो बुराई उस पर असर कर रही होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अजान जो है वो एकदम थोड़ी देर में सफ़े बन जाती है अजान होने के बाद, इस तरह बुराई की भी सफ़े बन जाती है, बुराई भी साफ आरा हो जाती है, और वो सारे जो अंदर की आपकी कह लीजिए बुरी खसलतें हैं वो जागने लग पड़ती हैं। इस तरह अच्छे लोगों में बैठने से आपकी अच्छाई ताकत पकड़ती है, आप कह लीजिए आप में एक हया पैदा होती है, आप में गैरत पैदा होती है, और आपको एक सोशल प्रेशर भी आता है कि ये अच्छे लोग हैं, ये क्या कहेंगे अगर मैं बुरा हो जाऊंगा। तो सर क्या आप मशवरा देंगे हमें जो लोग देख रहे हैं कि वो अपने बच्चे को क्या सिखाएं, बचपन से ही सिखाना शुरू करें कि वो अपने गुस्से पर काबू पाए, अपने रवैयों को चेंज करें? क्योंकि हम बचपन में बच्चों को सॉरी कहना नहीं सिखाते। मुनीबा इसको नसीहत से नहीं किया जा सकता, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। हम इस प्रोग्राम के जरिए भी अवेयरनेस दे सकते हैं, किसी का गुस्सा ठीक नहीं कर सकते, हम अवेयरनेस दे सकते हैं। अब वालदैन क्या कर सकते हैं? देखिए वालदैन पहले अपने आप को काम करें। वो वालदैन जो खुद अग्रेसिव हैं, वो वालदैन जिनकी अपनी लैंग्वेज ठीक नहीं है, वो वालदैन जिनको रोज फेस करना पड़ता है अजीब अजीब तरह के रवैयों को, वो कह लीजिए अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो सबसे पहले वालदैन अपने रवैये को खुद रोल मॉडल बनाएं। बच्चा सबसे ज्यादा जिनको देखता है, जिनको मामला करते देखता है, वो माँ बाप है, और अगर उनके रवैये को देखा जाए तो वही अगर सिखाने के लायक नहीं है, वो खुद रोल मॉडल नहीं है, तो बच्चा उनसे क्या सीखे? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे एंगर मैनेजमेंट के हवाले से। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया है, और हम बात कर रहे थे एंगर मैनेजमेंट के हवाले से कि किस तरह आप अपने एंगर को, अपने गुस्से को बर्दाश्त के साथ उसको रोक सकते हैं, क्योंकि ये गुस्सा ही है जो हमसे हमारे दोस्त अहबाब, हमारे रिश्ते छीन लेते हैं। बल्कि तो जनाब और भी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं हमारे पास आपके लिए, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहने। मिलते इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हमने आगे बढ़ना है और अब कुछ बात करनी है पाक तुर्क दोस्ती के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे गुस्से और डिप्रेशन के हवाले से। तो इसकी एक बड़ी वजह मुआशी हालात और बेरोजगारी भी है।
वैसे भी कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की मईशत को एक बड़ा झटका लगा है। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कारोबार ठप होकर रह गए। लेकिन इसकी साथ एक और चीज जो अच्छी हुई है वो ऑनलाइन कारोबार और ई-कॉमर्स का फरोग है। कारोबार दुकान से निकलकर अब वेबसाइट पर मुंतकिल होता जा रहा है। इस वबा के दौरान अगर किसी चीज को बूस्ट मिला है तो वो सिर्फ ऑनलाइन कारोबार ही है। बहुत से यंगस्टर्स, खवातीन भी इस कारोबार से मुंसलिक हो रही हैं। ना सिर्फ ऑनलाइन खरीदो फरोख्त बढ़ी है बल्कि ऑनलाइन वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म की तादाद में भी खातिर खा इजाफा देखने को मिला है हमें। लेकिन कुछ लोग ऑनलाइन शॉपिंग से मुतमईन नजर भी नहीं आते, जिसकी बड़ी वजह ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर होने वाला धोखा और फ्रॉड है। बाज़ औक़ात दिखाया कुछ जाता है और डिलीवर कुछ किया जाता है। मयारी ऑनलाइन शॉपिंग कैसे की जाए, ऑनलाइन कारोबार कैसे किया जा सकता है और ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में धोखाधड़ी से कैसे महफूज रहा जाए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नवाल ख्वाजा हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। नवाल, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। नवाल, इस मसरूफियत के दौर में हर कोई चाहता है कि हम लोग ऑनलाइन खरीदो फरोख्त करें, लेकिन मुख्तलिफ पेजेस पे भी हम देखते हैं लेकिन दिखाया कुछ जाता है और भेजा कुछ जाता है। तो हम कैसे देखें कि हमें मयारी चीज़ भी आ जाए और हमारे साथ धोखा भी ना हो? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मोस्टली कस्टमर्स यही कंप्लेन करते हैं कि क्या आप हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट सेंड करेंगे या कोई इसमें कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसमें आई थिंक ये कस्टमर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि जब भी आप किसी कंपनी से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो ये जरूर चेक करें कि वो कोई इंडिविजुअल रिटेलर है या तो वो एक कंपनी है। अगर कंपनी है तो डेफिनेटली उसमें फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर वो एक रिटेलर है, मतलब कि एक अकेला बंदा है जो कि प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, तो आप उसके रिव्यूज चेक करें पेज पे। मोस्टली कस्टमर्स रिव्यूज या फीडबैक जरूर वहाँ पे लीव करते हैं। उससे आपको आइडिया हो सकता है कि इससे आपसे पिछला जो कस्टमर है उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है कि आपको आइडिया हो जाए कि आपके साथ फ्यूचर में फ्रॉड नहीं होगा। मतलब अगर हम ऑनलाइन कोई चीज लेने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो पहले हमें डिफरेंट पेजेस पे चीजों को देखना चाहिए, उसका मवाजना करना चाहिए। तो क्या यहाँ पर ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम डिफरेंट चीजों को कंपेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर आप गूगल सर्च पे जाके लिखेंगे तो आपको आई थिंक 1 या 2 प्लेटफॉर्म ऐसे अब इंट्रोड्यूस हो गए हैं जो कि कंपैरिजन के लिए आपको जल्दी डेटा दे देते हैं। अच्छा। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो इंस्टाग्राम या फेसबुक के स्टोर से बाय करना ज्यादा प्रेफर करती है, वो वेबसाइट पे नहीं जाते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम आ जाता है कि कंपैरिजन कैसे किया जाएगा। तो फेसबुक एल्गोरिथम बहुत एडवांस हो चुका है, तो वो ऐसा करता है कि जो आप एक दफा प्रोडक्ट देख चुके होते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको वैसा ही प्रोडक्ट शो किया जाता है। तो आई विल से कि आप थोड़ा टाइम अपना लगाएं और अपने टाइम के साथ एक एनालिसिस करें कि आपने देखना क्या है और लेना क्या है, तो दैट विल सेव योर टाइम। मुझे नवाल ही बताइए, क्यों लोग वेबसाइट्स पे नहीं जाते, इंस्टाग्राम और फेसबुक को ज्यादा प्रेफर करते हैं? क्या वेबसाइट्स पे ज्यादा धोखा होता है या फ्रॉड होता है? वेबसाइट्स तो आई थिंक अगर एक कंपनी वेबसाइट पे इन्वेस्ट कर रही है तो डेफिनेटली वो आपके साथ फ्रॉड करने के लिए मार्केट में नहीं है। ठीक है। तो आई थिंक लिटरेसी इशू है कि थोड़ा लोगों को आइडिया नहीं, वो लेना तो जरूर चाहते हैं, उनकी परचेजिंग पावर भी है, लेकिन उनको ऑपरेट नहीं करना आता कि वेबसाइट पे जाके हर चीज स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है। मोस्टली लोगों के पास ईमेल आईडीज नहीं होते, तो ईमेल आईडी एक सबसे बड़ी एक की है कि अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना है वेबसाइट पे तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। इसलिए फिर लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज्यादा करते हैं कि वहां पर आप मैसेजेस बात कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो फिर इस तरह वेबसाइट को वालों को नहीं करना चाहिए कि वो एक आसान प्रोसीजर बनाए लोगों के लिए? नहीं, प्रोसीजर तो इजी होता है, लेकिन वेबसाइट के ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, कुछ प्रोसेस पूरा करने के लिए, ट्रैकिंग के लिए ये सब एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ईमेल आईडी नहीं होगा तो वो एक रैंडम कहीं से भी आपको एक आ जाता है ऑर्डर, तो कंपनी के लिए ट्रैक करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये ऑर्डर आया किधर से। तो इस वजह से जो है ये देखा जाता है कि जो अच्छे कस्टमर्स हैं, जो लोग थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करते हैं, वो डायरेक्टली वहां से जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। मुझे बताइए नवाल कि अगर हम ऑनलाइन जब ये खरीदो फरोख्त करते हैं तो क्या इनकी कोई रिटर्न पॉलिसी भी होती है? जिस तरह हम अगर दुकान में जाएं तो वो हमें कह देते हैं अच्छा आपको पसंद नहीं आया या साइज ठीक नहीं है तो आप वापस भी करवा सकते हैं, तो क्या ऑनलाइन में ऐसा होता है? जी, मेजॉरिटी कंपनीज जो है वो अपनी रिटर्न पॉलिसीज वही रखती हैं जो उनकी
इन स्टोर पॉलिसी होती हैं, तो वो भी कस्टमर को जाके ज़रूर चेक करनी चाहिए कि उनकी पॉलिसी किस तरीके की है, कि वो ओपन प्रोडक्ट को भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर आप बाद में डिमांड करेंगे कि प्रोडक्ट खुल चुका हुआ है और हमें अभी भी रिटर्न करना है, तो आई थिंक वो नहीं होता रिटर्न। तो आप लोग एक दफ़ा पॉलिसी को गो थ्रू ज़रूर करें। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग पॉलिसी पूरी नहीं पढ़ते कि उनके क्या मसले हैं या क्या क्या हो सकता है, और वो फिर बाद में क्लेम करते हैं कि हमें वापस चीज करना है। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता कंपनी के लिए भी, और काफ़ी जगहों के ऊपर प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो ये आई थिंक कस्टमर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर वो अपने पैसे लगा रहा है तो वो डेफिनेटली एक दफ़ा पढ़ जरूर ले कि इसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है। एग्जैक्टली, पूरी सेटिस्फेक्शन कर ले, फिर ही एक चीज़ को आगे प्रोसीड करें। मुझे बताइए, हमने देखा है कि जो ख़रीदने वाले हैं उनको तो मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता है, फ्रॉड्स भी हो जाते हैं उनके साथ। तो आप लोग जो चीज़ें बेचते हैं उनको भी मसाइल का शिकार हो जाते हैं, उनको भी मसले होते हैं? बहुत ज़्यादा। मैं तो ये बात बोलूँगी कि कस्टमर अगर ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो काइंडली रैंडम ऑर्डर ना प्लेस किया करें अगर किसी ने लेना नहीं है, क्योंकि कंपनी को बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, एक तो शिप करने की और दूसरा रिटर्न की। तो ऑर्डर बिल्कुल जब वेस्ट हो जाता है तो वो कंपनी को बहुत ज्यादा उसके ऊपर लॉस आता है। तो आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये भी नहीं करना चाहिए। मतलब दोनों साइड से ही मसाइल का शिकार हो रहे हैं, कोई एक बंदा नहीं हो रहा। तो मुझे बताइए नवाल, आप खुद भी एंटरप्रेन्योर हैं, आपने अपना स्किन केयर का स्टोर चला रही हैं, तो क्या सोचा आपने, इसके पीछे क्या सोच थी कि मैं ये अब इस साइड पर जाऊंगी? मैं खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, प्रोफेशन, लेकिन मुझे स्टिल ये था कि मेकअप तब तक अच्छा नहीं लग सकता जब तक आपकी स्किन अच्छी नहीं है। तो हम लोगों की, मैंने अब खुद भी इस फील्ड में आके चेक किया कि हर दूसरी लड़की का एक ही प्रॉब्लम है कि मेरी स्किन टेक्सचर अच्छा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेकअप के अंदर तो हर वक्त नहीं रह सकते, तो एक क्लियर स्किन होना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मैं ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी कंपनी डिज़ाइन करना चाहती थी शुरू से जो आपको मतलब मेकअप फ्री भी रहे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी लगे। तो इस चीज़ को लेते हुए आई हैव जस्ट कैरिड ऑन, और मैंने एक ऐसी ब्रांड लॉन्च की है जिसके ऊपर आप मतलब कस्टमर जो है बहुत सेटिस्फाई भी हो रहे हैं और उनकी मतलब क्लियर स्किन की तरफ जो है उनका ज्यादा। और कैसा रिस्पांस कैसा आ रहा है कस्टमर्स की तरफ से? स्टार्टिंग तो काफी मुश्किल थी, क्योंकि पाकिस्तान में इट्स नॉट एन इजी थिंग कि आप इतने कंपटीशन के अंदर लेके आए। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में तो काफी जिन लोगों ने स्टार्टिंग में ट्रस्ट किया है वो अभी तक साथ हैं, तो दैट इज द वेरी गुड थिंग। तो बस लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता करते हुए जैसे जैसे फॉलोइंग इंक्रीज हुई है, रिव्यूज आए हैं, तो एक से दूसरा कस्टमर आता गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। और कितनी देर होगी आपको ये करते हुए? ये मुझे 1 ईयर हो गया, ये 2nd ईयर अब स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि अब थोड़ी सी अवेयरनेस कस्टमर्स को ज्यादा हुई है कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसके पीछे आइडिया क्या है। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ वाइट होना है या वाइटनिंग की तरफ जाना है, बिकॉज वो एक अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों को अपने स्किन टाइप का भी नहीं पता, और वो स्किन टाइप के पता ही नहीं होता और वो वाली प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं। ये भी बहुत एक अजीब चीज है कि हमें अपने स्किन के बारे में नहीं पता, तो उनको कैसे आप मयारी चीजें देती हैं और आपको कैसे पता चलता है कि उनकी स्किन टाइप क्या है? जी, हमारी तो एक ब्रांड है, तो उसके ऊपर हमने कंसल्टेशन रखी हुई है और हम हर कस्टमर को एनकरेज करते हैं कि आप लोग लाजमी बात करें और प्रोडक्ट का ऑर्डर फिर प्लेस करें। अगर आप खुद से किसी चीज को लेते हैं तो फिर वो आप उस चीज के ऊपर बाद में कोई इशू आता है तो आप लोगों को फिर खुद ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हमारे पास कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि प्रॉपर्ली आपको गाइड करेंगे कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आपका स्किन कंसर्न क्या है और आप कौन सी प्रोडक्ट यूज करें। ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करने से रिजल्ट आना नहीं होता, राइट प्रोडक्ट यूज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और राइट तरीके से भी। तो ये चीजों को गाइड हम भी करते हैं, लेकिन आप खुद भी गाइडेंस लें जहां से भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। आप पूछे जरूर कि ये करना कैसे है, यूज कैसे करना है, ताकि आगे फ्यूचर में आप लोग। तो मुझे नवाब बताइए, स्किन को फ्रेश रखना कितना जरूरी है? क्योंकि अब देख रहे हैं कि हर कोई डेली रूटीन में मेकअप कर रहा है और बहुत से लोग हैं जिनको मेकअप की नो-हाउ भी नहीं है, प्राइमर का भी नहीं पता कि किस तरह इसको यूज करना है। तो किस तरह आप अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं? एक तो डाइट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ जो लड़कियां बिल्कुल भी नहीं करती हैं वो है हाइजीन का ख्याल, और रात को आपने अपना मेकअप प्रॉपर्ली रिमूव करके सोना है। लोगों के मुंह पे लगा रह जाता है, थोड़ा बहुत रेजिड्यू जो होता है वो बेशक आप अपनी लेजीनेस की वजह से रहने देते हैं, लेकिन वो आगे बहुत आपको इशू करते हैं। आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और बाद में उसमें एक्नी बनती है। ये सब चीजें बाद में आनी है, इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा टाइम स्पेयर करें और अपनी स्किन प्रॉपर्ली क्लीन करके सोएं। तो हमें मेकअप करने से पहले किस तरह अपनी स्किन को तैयार करना चाहिए? एक प्रिपरेशन होती है, उसको किस तरह करना चाहिए? मैं वैसे रिकमेंड करती हूँ कि आप थोड़ी सी एक्सफोलिएशन की तरफ जरूर ठीक है, जिसमें
नॉर्मली हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा हार्ड ग्रेनी स्क्रब्स मिलते हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं है, वो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। माइल्ड एक्सफोलिएंट्स यूज़ करें जो कि आपकी डेड स्किन रिमूव करें। ठीक है। उसके बाद आप अपना प्राइमर लगाएं, फाउंडेशन लगाएं, ताकि आपका एटलीस्ट आपकी बेस और आपकी जो स्किन का जो सरफेस है वो बहुत स्मूथ हो। अगर वो स्मूथ नहीं है, बहुत फ्लेकीनेस है, तो डेफिनेटली आपकी बेस भी अच्छी नहीं लगेगी। और हमारे यहाँ पर सनस्क्रीन का भी कोई रिवाज नहीं है, हम बाहर निकलते हैं तो हम बगैर सनस्क्रीन लगाए निकलते हैं, ये कितना वो है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? सनस्क्रीन तो अगर आप स्टडीज को देखें तो वो बाहर निकलने से ज्यादा तो घर पे भी बहुत जरूरी है। हमारी जो ट्यूबलाइट्स हैं, हमारी ये सारी जो फ्लोरेसेंट लाइट्स हैं, ये यूवी रेडिएशंस को रेडिएट कर रही होती हैं। तो आप लोगों को घर पे भी जरूरी है कि हर वक्त आप लोग सनस्क्रीन लगा के रखें। इससे एजिंग प्रोसेस कम होता है, और अगर आपको फर्दर कोई स्किन इश्यूज हो रहे हैं या डार्क स्पॉट्स बन रहे हैं, वो चीज को ओवरकम। तो क्या सिर्फ सुबह ही लगानी चाहिए? ये आप वैसे इट्स बेटर कि आप सुबह के टाइम पे लगाएं, क्योंकि मोस्टली नाइट टाइम के ऊपर नाइट क्रीम्स का भी एक है। जब आपका टाइम ओवर हो जाता है, लाइक आपकी शाम होने का टाइम आ गया, तो आप फिर अपनी दूसरी क्रीम्स की तरफ आ जाएं जो आप नाइट के लिए यूज करते हैं। तो मुझे बताइए नवाल, अब तो ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स आ गए हुए हैं, हम उनसे किस तरह अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके अंदर टाइम कंजप्शन बहुत ज्यादा होती है। आप फौरन उससे रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप ऑर्गेनिक की तरफ जाएं। अगर आपको बहुत क्विक रिजल्ट चाहिए, जिसमें क्विक को भी हम 2 वीक्स के ऊपर कहते हैं कि मिनिमम 2 वीक्स को करें, तो आप फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं और ऑर्गेनिक भी अच्छे हैं, डेफिनेटली उनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं वो कहते हैं जी आज अगर हमने कोई प्रोडक्ट यूज की है तो कल हम गोरे हो जाएं, हमारी स्किन जो है वो फुल इस तरह हो कि कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई पिंपल नहीं है, सिर्फ क्लियर हो जाए। ऐसे भी बहुत से लोग हैं और वो फिर गैर मयारी क्रीम्स भी यूज करते हैं। आई थिंक सबका ये होना चाहिए गोल कि उनकी स्किन क्लियर हो, ग्लोइंग हो, इवन टोन हो। बिल्कुल इवन टोन हो, और एक जो हेल्दी स्किन होती है वो ज्यादा खूबसूरत है। अब तो वाइट स्किन का इतना वो रहा भी नहीं है कि वाइट स्किन होनी चाहिए, बट स्टिल अभी भी लोगों को चाहिए वाइट स्किन। तो आई विल रिकमेंड कि आगे अपनी स्किन को खराब करने से अच्छा है कि आप अपनी स्किन को हेल्दी करना शुरू करें, अपनी डाइट अच्छी करें। जब आप ग्लो करते हैं तो डेफिनेटली आपका कॉम्प्लेक्शन वैसे ही बहुत अच्छा नजर आ रहा होता है। तो मुझे नवाल बताइए आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनकी रिटर्न पॉलिसी है? जी बिल्कुल, रिटर्न पॉलिसी है, लेकिन उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप पूरा प्रोडक्ट यूज करके रिटर्न करेंगे तो डेफिनेटली नहीं होगी। जी, तो इस तरीके से होता है कि अगर कोई एक जेन्युइन आपको इशू आ गया है जिसकी वजह से कोई प्रोडक्ट डैमेज आया है कंपनी की तरफ से, या आपको कोई प्रोडक्ट मिसिंग मिला है, वो भी आपको रीसेंड किया जाता है, या अगर कोई प्रोडक्ट डबल सेंड कर दिया गया तो वो भी ऐसे रिटर्न हो जाता है। कुछ इस तरह की चीजें ओवरकम कर दी जाती हैं। तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर सेटिस्फाइड है कि ये वाली पॉलिसी इज बेटर, लाइक उनको रिटर्न करना जरूरी नहीं लगता, लेकिन अगर करना भी पड़ जाए तो उनको फिर कंपनी। तो आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बना रही हैं स्किन केयर के हवाले से? हम लोग एक माइल्ड एक्सफोलिएंट देते हैं, एक हमारा क्लेंजर है, और उसके अलावा मास्क है। हम लोगों ने एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था जो कि हमारा नाइट जेल था, जो कि सीरम को हमने थोड़ा सा जेल बेस्ड फॉर्म में कर दिया था ताकि कंज्यूमर के लिए यूज करना इजी हो, और दूसरा वो पैकेजिंग में थोड़ा इजी हो जाता है कस्टमर के लिए अपने लिए यूज करना। तो ये क्या हर कोई अफोर्ड कर सकता है? जी बिल्कुल, बहुत इकोनॉमिकल रेंज में हम लोगों ने रखा है। पाकिस्तान की लोगों को देख के ही रखा है कि उनकी परचेजिंग पावर कितनी है, और हमने कोशिश की है कि अपने मार्जिन्स को हम कम रखें और कंज्यूमर को हम ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर सकें कि उनको बेस्ट इंग्रेडिएंट्स मिलें। तो मुझे बताइए नवाल, के हमने देखा है कि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा मईशत को नुकसान हुआ, तो क्या आपको कोई मसाइल हुए, कोई मुश्किलात हुई, या आप लोगों का काम चलता रहा? नहीं, स्टार्टिंग में तो हुआ था डेफिनेटली, क्योंकि उस टाइम के ऊपर सब लॉजिस्टिक्स बंद हो गई, कोई डिलीवरीज नहीं हो रही थी, तो डेफिनेटली हम लोगों ने भी तब ब्रेक लिया था। ठीक है। क्योंकि उस टाइम के ऊपर सबकी हेल्थ वाज द प्रायोरिटी। वो तो उस टाइम पे ये भी था कि कुछ प्रोडक्ट्स भी डिलीवर होंगे तो मे बी कोरोना ट्रांसफर हो जाए, तब तो हमने डेफिनेटली स्टॉप कर दिया था। तो मेरा तब बिजनेस स्टार्ट ही हुआ था, फरवरी में स्टार्ट हुआ था एंड मार्च में कोरोना आ गया था। तो हम लोगों ने तब स्टार्टिंग में स्टॉप कर दिया था ऑपरेशंस। जैसे जैसे फिर खुले हैं और एसओपीज आए हैं, हमने उनको फॉलो करते हुए फिर अपना ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके एक थोड़ा सा उस चीज़ का इम्पैक्ट कम हुआ है, जैसे ही लोगों की अपनी जॉब्स भी ईजी हुई हैं, मतलब जैसे लेडीज़ ही हमारा मोस्टली कंज्यूमर्स है हमारी, तो अब जैसे उनकी भी जॉब स्टार्ट हुई हैं, वो खुद भी इजी हुई हैं, तो उन्होंने फिर अपनी स्किन के ऊपर दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाल ख्वाजा, आप हमारे साथ मौजूद थी, स्किन केयर एक्सपर्ट थी और एंटरप्रेन्योर भी थी, अपना ब्रांड चला रही हैं
और हमें बता रही थी कि किस तरह और क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं। एक तो जब हम खरीदने जाते हैं ऑनलाइन कुछ चीज़, उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, साथ साथ जो खुद चला रहे होते हैं, अपना ब्रांड चला रहे होते हैं या जो चीज़ें भेज रहे होते हैं, उनको भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही मौजूद रहना है। और यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। हमारे ज़ाहरी जिस्म पर जब कोई जख्म लगता है तो हम लोग इस वक्त तक सुकून से नहीं बैठते जब तक वो जख्म भर नहीं जाता, वो दाग धुल नहीं जाता। ये बाज़ औक़ात ये जख्म इतने गहरे नहीं होते, हमें तकलीफ भी नहीं देते, लेकिन फिर भी हमें बहुत फिक्र होती है क्योंकि वो हमारी नज़र के सामने होते हैं। लेकिन क्या कभी हम लोगों ने रूह को पहुंचने वाले, ज़ाहरी आंख से दिखाई ना देने वाले घाव भरने की कोशिश की है? इस अफरा तफरी के दौर में जब जहनी दबाव, डिप्रेशन, एंजाइटी और परेशानियों ने हमें ऐसे जकड़ रखा है जिससे निजात हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। ये अनासर हमारी रूह को जख्मी कर देते हैं, अंदर ही अंदर हमें नोच डालते हैं, हमारा सुकून, हमारी नींद सब कुछ छिन जाता है हमसे। इसकी एक बड़ी वजह हमारे सख्त लहजे, हमारे रवैये हैं और हमारे अल्फाज भी होते हैं जो दूसरों को अजियत देते हैं। ऐसे माहौल में सुकून और खुशी की तलाश काफी मुश्किल होती है। लेकिन मेंटल पीस कैसे हासिल की जाए, स्पिरिचुअल हीलिंग कैसे हो सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा रमजान साहिबा हैं जो स्पिरिचुअल हीलर हैं। उस्मा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। सबसे पहले तो उस्मा मुझे अपने बारे में बताइए कुछ। जी, सो आई एम उस्मा रमजान एंड आई एम एन आर्टिस्ट, रेकी मास्टर एंड जर्नी टू जॉय फैसिलिटेटर और टीचर। जर्नी टू जॉय एक ह्यूमैनिटेरियन लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि जिंदगी को बदलने का प्लेटफॉर्म। ठीक है। और हमारा एम है टू क्रिएट पीसफुल इंडिविजुअल्स। हमारा मिशन है टू सी स्माइल ऑन एवरी फेस। देखिए, कोई लंबा चौड़ा मिशन नहीं है। मिशन बस हमारा ये है टू लीव बिहाइंड अ बेटर वर्ल्ड, यानी कि जो जिंदगी हमें मिली थी उससे बेहतर जिंदगी आप अपने पीछे छोड़ के जाएं। सो इसी मिशन को लेके हम लोग चल रहे हैं। तो कैसे आपने सोचा कि लोगों को आपने स्पिरिचुअली हीलिंग करनी है, उनको हील करना है और उनकी जो सोच है उसको आपने पॉजिटिव करना है? देखिए, वी ऑल स्पीक थ्रू आवर एनर्जी, यानी कि हम लोग सारे अपनी एनर्जी के थ्रू बात करते हैं। ऐसे ही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, कभी कमरे में कोई आता है, उसकी एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि आपका दिल खुश हो जाता है बगैर वजह के, वो बात भी नहीं करेगा। इसी तरह कभी कोई कमरे में आता है, उसको देख के हमारा जो दिल है वो मुरझा जाता है। एग्जैक्टली, हमें गुस्सा आ जाता है, अजीब बुरी होती है, वो बेचारे कुछ कहेंगे भी नहीं, मुंह भी नहीं खोलेंगे। तो हम लोग सारे लोग एनर्जी की जबान बोलते हैं, ठीक है। और अगर माँ पीसफुल होगी तो उसका घर पीसफुल होगा। अगर आपकी एनर्जी जो है सारी सिर्फ स्ट्रेस होगी उसके अंदर, तो क्या होगा, आप सिर्फ स्ट्रेस ही कन्वे करोगे अगले बंदे को, यू नो, अपने घर पे, अपने इर्द गिर्द, अपने ऑफिस में, सब लोगों को। लेकिन जब आप अपनी एनर्जी को क्लेंस करते हो थ्रू योर ब्रेथ वर्क एंड योर मेडिटेशन, तो क्या होता है, आप पीसफुल हो जाते हो। और आप पीसफुल होते हो तो आप यू रेडिएट दैट पीस अराउंड यू एंड टू द पीपल अराउंड यू, और वो भी आपकी एनर्जी के अंदर आके पीसफुल हो जाते हैं। सो सब बहुत जरूरी अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना, क्योंकि वही, अगर माँ पीसफुल होगी तो बच्चे पीसफुल होंगे। और हमारे बच्चे वो बनते हैं जो हम होते हैं, हमारे बच्चे वो नहीं बनते जो हम उन्हें कहते हैं। तो सबसे पहले तो है कि आपने अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना है। और बाकी तो मैंने आपको बताया कि जो हूँ, लेकिन आई एम अ मदर ऑफ 3 वंडरफुल बॉयज माशाल्लाह, और एक माँ भी हूँ, और मेरा बड़ा बेटा तो ही इज मैरिड। सो इसीलिए बस बच्चों के साथ और सारी चीज़ों को उसको करने के लिए बस था कि अपने पे काम करना है। तो आपको जाती तौर पर अगर देखा जाए तो क्या फायदा हुआ इस सब का? देखिए, जब मैंने अपना पहला कोर्स किया था इन 2006, आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट। आई हैड इंसोम्निया, एंड कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मैं कितनी ज्यादा लेक्सोटनल्स खाती थी। आई हैड बुलिमिया, यानी कि खाने के बाद एक होता है ना आपको बीमारी होती है कि आप खाने के, आप इतने कॉन्शियस होते हो कि यू जस्ट वॉमिट, यू नो। आई हैड बुलिमिया, आई हैड इंसोम्निया, आई वाज टेकिंग लॉट ऑफ मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसिव। इन फैक्ट आई वाज सुसाइडल एट दैट पॉइंट। और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आई एक्चुअली हिट माई रॉक बॉटम, और मुझे किसी ने सूरा बकरा पढ़ने के लिए, जब मैंने वो शुरू की तो मैं इस कोर्स पे आ गई। और
यू नो। मतलब आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी? मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, और इस कोर्स मैं वो इंसान नहीं थी कि मुझे कोई कोर्स के लिए कहता तो मैं चली जाती। मैं इस कोर्स पे आई एंड देन सडनली यू नो जस्ट ये आया मेरी जिंदगी में, और मेरी जिंदगी चेंज हो गई। दिस गेव मी a new perception, expression for life। जिस तरह से मैं जिंदगी को देखती थी, मेरा नजरिया ही बदल गया। इसने मुझे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी दी टू डील विद यू नो जो भी जिंदगी के अंदर हमारी चीजें आती हैं, यानी कि रूहानी ताकत दी, जिस्मानी ताकत दी, जज्बाती ताकत दी कि मैं अपने आप को चीजों को हैंडल कर सकूं जो कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी के स्ट्रेसेस होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो मैंने तो अपनी जिंदगी इस चीज के लिए जिस तरह एक तरह से वक्फ कर दी, क्योंकि अडल्टहुड मेरे लिए बहुत जल्दी शुरू हो गया था। आई वाज 14 व्हेन आई गॉट मैरिड। तो मुझे लगता है कि आई एम डन विद एवरीथिंग। तो अल्लाह ने मुझे इन सारी चीजों से गुजारा, क्योंकि खुदा ने मेरे से काम लेना था। यू नो, एक आप वसीला बनते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। हील करने वाली तो उसकी जात है। इंसान जो है जब उसे शफा देनी हो तो पत्ते में भी डाल देता है। इंसान सिर्फ वसीला बनता है। तो बस मुझे लगता है कि सारी अल्लाह ने मेरी जो ट्रेनिंग करी कि मेरे से ये काम लेना था। लेकिन उस्मा हम देखें तो हम एक अफरा तफरी के दौर में हैं, हम मुकाबलेबाजी के दौर में हैं, हम भाग रहे हैं, सिर्फ अपनी जिंदगी जी नहीं रहे, भाग रहे हैं, और हम लोग जहनी दबाव का भी शिकार होते हैं, डिप्रेशन होते हैं। तो हम किस तरह अपने जहन को सुकून में लेकर आ सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए तो मेरा करने का मकसद ही था कि एक्चुअली आप ये सारा कुछ कर सकते हो। हाँ। लेकिन सबसे पहले तो सुकून की डेफिनेशन को समझे। हाँ। कि सुकून क्या है। जब आपके पास कुछ है, हाँ, और आप खुश हैं, ठीक है, और आपके पास कुछ नहीं है, हाँ, एंड तब भी आप बॉदर्ड नहीं हो, यू नो, दैट इज पीस ऑफ माइंड। जब व्हेन यू आर इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली एक रिदम में हो, दैट इज पीस ऑफ माइंड। देखिए, कायनात का एक रिदम है। बिल्कुल, ठीक है ना। सूरज अपने टाइम पे निकलता है, गरूब होता है, रात आती है, जाती है, ऐसे ही है ना। हर चीज अपने सीजन आते हैं, जाते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी का भी एक रिदम होता है। हमें एक सर्टेन टाइम पे भूख लगती है, एक खास वक्त पे नींद आती है, ऐसी है ना। इसी तरह हमारी सोचों का भी एक रिदम है, हमारे ख्यालात का भी एक रिदम है, हमारे इमोशंस का भी एक रिदम है, हमारा दिल भी एक रिदम में धड़कता है, ऐसे ही है, धक धक, धक धक, धक धक। और जब वो उस रिदम से निकलता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, चेक करके कहते हैं कि आपकी तबीयत खराब है। तो जब आप इन सारी चीजों को रिदम में लेकर आते हो, दैट इज पीस ऑफ माइंड। यू नो, एनलाइटमेंट इज नॉट गेनिंग एनीथिंग, जस्ट हार्मोनाइजिंग योर होल सिस्टम रिदमिकली, दैट इज एनलाइटमेंट। लेकिन हम लोगों ने कोई भी अपना सिस्टम या अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज ही नहीं किया हुआ। हमें नहीं पता कि हमें किस टाइम खाना है, हमें किस टाइम सोना है, हमें किस टाइम उठना है, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते। हाँ। ना, हम लोग कर कुछ और में होते हैं, पास्ट में होते हैं, या फिर हम फ्यूचर में होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। Our mind vacillates between past and future. Exactly. या आप अपने गुजरे हुए कल को सोच के उसके बारे में गुस्सा कर रहे होते कि हाय, रिग्रेट कर रहे होते कि मैंने क्यों किया, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, या हम अपने आने वाले कल को सोच के उसके बारे में परेशान हो रहे होते हैं। ऐसे ही है ना। तो ये जो कांस्टेंट वैसिलेशन, यानी कि जो लड़खड़ाहट है आपकी पास्ट और फ्यूचर की, ठीक है ना, ये क्या करती है, हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस का बायस करती है। व्हाट इज एंजाइटी एंड डिप्रेशन? एग्जैक्टली, एंजाइटी हमारे जहन और हमारे जिस्म को कितना मुतासिर करती है, और अगर ये कहा जाए कि हमारी शख्सियत को मुतासिर करती है, भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखिए, एंजाइटी की क्या डेफिनेशन है। इफ यू थिंक टू मच अबाउट योर फ्यूचर, यानी कि आप अपने आने वाले कल को बहुत सोचोगे, तो वो क्या बन जाएगा, एंजाइटी। और अगर आप अपने गुजरे हुए कल को बहुत सोचोगे, तो वो बन जाता है डिप्रेशन। तो ये है एंजाइटी की डेफिनेशन और डिप्रेशन की, जो आजकल हम लोग सुनते हैं बहुत ज्यादा कि कुछ भी नहीं है, हर किसी को हुआ है, या हर किसी को, आजकल तक के तो बच्चे को भी है। जाविया में इशफाक अहमद कहते हैं, उन्होंने बाबा से पूछा, वो बाबा की बात करते हैं, बाबा मेरे और आपकी तरह के लोग होते हैं लेकिन खुदा के बहुत करीब होते हैं। बिल्कुल, कहते मैंने बाबा से पूछा कि मोमिन कौन है, तो बाबा ने कहा मोमिन वो है जिसका दिल माजी की याद में नहीं मुब्तला और जो मुस्तकबिल से खौफजदा नहीं है, यानी कि उसका ताल्लुक हाल से है। आपने अक्सर एक टर्म सुनी होगी, हम लोग करते हैं कि वो बुजुर्ग बड़े साहिब हाल है, यानी कि उनका ताल्लुक हाल से है। तो जो प्रेजेंट है, द जॉय जो है, खुशी जो है, वो प्रेजेंट मोमेंट में है, एंड इट्स सो वास्ट एंड डीप। मेडिटेशन जो है, मतलब अगर हम सिर्फ हाल में ही रहना शुरू कर दें, तो हम इन सारी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारे पास है तो सिर्फ हाल ही। बिल्कुल, क्योंकि नाउ में ही बैठ के, हाल में बैठ के आप अपना पास सोचते हो। माजी को चेंज तो नहीं कर सकते, या फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी हमारे हाथ में, हमारा हाल जो है हम उसको खराब कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हाल में बैठ के आप अपना पास सोचते हो और हाल में बैठ के फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो। तो बेसिकली आपके पास तो सिर्फ हाल है ना।
तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसी एक्सरसाइजेज या क्या ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम अगर सोच भी रहे हैं तो वो हमारे पे हावी ना हो, हम कंट्रोल करें अपने दिमाग को, दिमाग हमें कंट्रोल ना करे? और आप दिमाग को पता है कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा। क्योंकि हर चीज आपकी एक सोच से शुरू होती है। ऑल ग्रेट इन्वेंशन, ये बड़ी बड़ी जो इजादात है, इजादात हैं जो दुनिया में, वो कहाँ से शुरू होती हैं? ख्याल से। बिल्कुल। पहले आपको ख्याल आता है, फिर जो ख्याल है वो आप उस पर अमल करते हो, फिर वो आपकी आदत बनता है, फिर वो आपके किरदार का हिस्सा बनता है, फिर आप उससे अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। देखिए लाइफ जो है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री विल यानी कि आपकी मर्जी एंड योर डेस्टिनी यानी कि आपकी किस्मत, इसका एक कॉम्बिनेशन है जो जिंदगी है। इसको अगर आसान लफ्जों में समझो, हमारा कद, आपका कद आपकी डेस्टिनी है, आपकी किस्मत है, लेकिन आपका वेट आपकी चॉइस है। ठीक है, जैसे बारिश जो है वो किस्मत है ना, लेकिन उस बारिश में हमने भीगना है या नहीं भीगना वो आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। तो आपने कभी हाथी को देखा है सर्कस के अंदर कि जो हाथी होता है कितना बड़ा सा हाथी होता है, लेकिन एक छोटी सी चेन के साथ एक खूंटे से बंधा होता है। तो बेसिकली वो हाथी उस चेन के साथ नहीं, उस ख्याल से बंधा होता है कि मैं इस चेन से नहीं निकल सकता। तो जो हमारा माइंड है वो हमारे मैटर को कंट्रोल करता है। माइंड को आपने कंट्रोल कर लिया तो मैटर ने उसके पीछे पीछे आना है। लेकिन उसमें हम देख रहे हैं हमारे आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। अगर हमारा कोई एक भी सोच आती है ना तो वो नेगेटिव आती है। लेकिन यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और इनकी उस्मा की बातें सुन के मुझे जो पॉजिटिविटी मिल रही है और वो सारा जो एक वाइब आती है ना, जैसे उस्मा ने पहले भी कहा था कि कमरे में जब अगर एक कोई बंदा आता है तो उससे आपको पॉजिटिव वाइब्स जो आती है, मुझे वो आ रही है उस्मा से। तो मुझे बताइए उस्मा, इस तरह के जहनी दबाव और जब आप सिर्फ नेगेटिव ही सोच रहे हो, उसमें आप किस तरह पॉजिटिव सोच सकते हो, अपने दिमाग को साइड पे लेकर जा सकते हो? देखो हर किसी को यही लगता है ना कि मेरा तो ये इशू है, मेरा तो वो इशू है, नो मेरा काम का इशू है, मेरा पैसों का इशू है, ये तो एमी बातें हो रही हैं, इनसे कैसे मुझे कैसे फर्क पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली आप कर सकते हो, क्योंकि हर चीज आपकी जो है वो आपकी लिंक्ड है आपके सांस के साथ। ठीक है, सो इसके अंदर ये है कि आप अपने सांस के साथ आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। और अल्लाह ने हर इंसान, अब सांस के ऊपर हम लोग भी बाद में बात करते हैं, अल्लाह ने हर इंसान को, देखो मसले तो रहेंगे बिल्कुल ऐसे। अब देखो एक साल पहले एग्जैक्टली जो एक साल पहले आपका मसला था, आपको लगता था कि हाय इतना बड़ा मसला है मुझे, लेकिन आज वो छोटा है। वही ना, आज कोई और पहले नहीं आया था तो हमें पता नहीं था, अब कोविड आया, आगे उसके साथ जी रहे हैं। इसलिए मसले तो रहेंगे क्योंकि ये जिंदगियों के मसले, ये जिंदगी है ना। अगर सीधी हो गई, मसले खत्म हो गए तो जिंदगी खत्म होगी। तो हमने पहले ये समझना है कि अल्लाह ने हर इंसान को 100 में से 30% नवाजा हुआ है। ठीक है ना, 70 का खाना हर किसी का खाली है, यानी कि 70 की खिंच हर किसी की जिंदगी में। किसी को औलाद की तरफ से खिंच है, किसी को पैसे की तरफ से खिंच है, किसी को आपकी सेहत की तरफ से खिंच है, किसी को माँ बाप की तरफ से खिंच है। तो वो चीज तो खाली मतलब मुकम्मल जहां तो किसी को नहीं मिलता ना। लेकिन हम उस 70 को भूल के उस 30 के पीछे पड़े रहते हैं कि अल्लाह मियाँ वो क्यों नहीं है मेरे पास, वो क्यों नहीं है, मुझे वो चाहिए। तो जो 70 होता है हम उसको भी भूल जाते हैं। तो उसमें आपके नजदीक हैप्पीनेस क्या है और की टू हैप्पीनेस क्या होनी चाहिए? देखिए हैप्पीनेस जो है आपको मैं बताऊं कि डेफिनेशन ऑफ अ हैप्पी पर्सन क्या है। हमें लगता है ना ये क्या सिंपल सी है। इफ योर माइंड इज 100% एम्प्टी फ्रॉम थॉट्स, यानी कि आपका दिमाग जो है खाली है 100% ख्यालात से, आपका दिल भरा है 100% प्यार से, और आपके हाथ बिजी हैं किसी काम में, दैट इज डेफिनेशन ऑफ अ हैप्पी पर्सन। अगेन मैं जाविया को यहाँ पे कोट करूंगी कि उन्होंने इशफाक अहमद ने बाबा से पूछा कि मुसलमान कौन है, तो उन्होंने कहा कि जिसके दिल साफ है और हाथ गंदे हैं। कहते हैं क्या मतलब कि हाथ गंदे? कहते हैं हाथ गंदे, जब आप किसी के काम आ रहे होगे तो आपके हाथ तो गंदे होंगे ना। तो हैप्पीनेस जो है इट्स अ डिसीजन, हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड। बट हम क्या करते हैं, हम अपनी हैप्पीनेस को हुक कर लगते हैं लोगों के साथ, हालात के साथ, वाकयात के साथ और रिश्तों के साथ। लेकिन सच ये है कि खुशी कहीं बाहर नहीं है, इट्स इन आस, और हमारे अंदर ही है। वही आपने कभी कोई बच्चा देखा है जो डिप्रेशन में है या स्ट्रेस में है? We all born happy, हम पैदा खुश होते हैं। Exactly. लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं जिंदगी में, हम जिंदगी में ना खुश होना सीख लेते हैं। हमने किस ट्रैक पर चलना है वो हमारी चॉइस होती है। तो उसमें आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कराती हैं, तो कुछ टिप्स हो जाएं फिर? बिल्कुल हो जाएं, लेकिन उससे पहले आप पहले ये समझ लें कि ब्रेथ की इम्पोर्टेंस क्या है। वही जिससे हम अभी बात कर रहे थे कि लोगों को लगता है कि यार मेरा तो पैसों का इशू है, सांस से कैसे ठीक होगा, मेरा तो रिश्तों का इशू है, सांस के साथ कैसे ठीक होगा।
सो देखिए ब्रेथ की क्या इंपॉर्टेंस है। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया है? जिनों को बनाया आग से, फरिश्तों को बनाया नूर से। हमें इतनी क्या बड़ी बात थी कि हमें उन्होंने मिट्टी से बना के अशरफुल मखलूकात का दर्जा दे दिया? क्योंकि जब हमें खुदा ने मिट्टी से बनाया तो हमारे में खुदा ने अपना सॉल्ट होगा, हमारे में खुदा की दी हुई ताकत है, हमारे में खुदा की दी हुई सलाहियत है। इसीलिए तो है कि वो हमारे शारक से भी करीब है। तो हमारी साइंटिफिक इसके अगर आप देखो तो उसके अंदर ये है कि हमारे 70 to 80% ऑफ जो टॉक्सिस हैं और इम्प्योरिटीज हैं बॉडी की, वो सांस के जरिए रिलीज होती है। एग्जैक्टली ठीक है, जब एक बच्चा पैदा होता है पहला काम सांस, जब इस दुनिया से जाता है आखिरी काम सांस। इस सांस से उस सांस के जो दरमियान का सफर है वो है जिंदगी। और एक आम इंसान अपनी लंग कैपेसिटी का सिर्फ और सिर्फ 30% यूज करता है। ठीक है, तो हमारे सारे जो इमोशंस है ना वो डायरेक्टली हमारे सांस के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे आप देखो जब आप जब खुश होते हो, उसमें एक्सरसाइज की तरफ चलें थोड़ा सा। अच्छा चलो ठीक है, ओके ओके। हम लोग बताना चाहते हैं कि वो किस तरह एक्सरसाइज के हम लोग वो कर सकते तो हैं। आपने सोचना ये है कि खुदा का नूर आपके अंदर जा रहा है और फिर वो आपके माइंड को वॉश कर रहा है एंड देन आप उसको मुंह के जरिए बाहर निकाल। ठीक है, ठीक है। सो क्लोज योर आईज, आंखें बंद करें। बोथ हैंड्स आपके पाम फेसिंग अपवर्ड ऑन योर नीज, पाम सीधे कर लें, कमर सीधी होनी चाहिए यानी कि आपकी स्पाइन इरेक्ट। और हम लोग नाक से इनहेल करेंगे यानी कि सांस अंदर लेंगे हम नाक के जरिए, उसको फिर हम रोकेंगे और फिर हम मुंह के जरिए करके विद द हार्श साउंड हम उसे बाहर निकालेंगे। एंड माइंड में क्या रखना है? खुदा का नूर अंदर वॉश कर रहा है एंड देन सारा गंद बाहर। ठीक है, सो क्लोज योर आईज, स्माइल ऑन योर फेस and take a deep breath in from your nose. सांस को रोक लें, hold the breath, hold, 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 and breathe out from your mouth with the ha sound. Breathe in from your nose, hold the breath. Hold, 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 and then breathe out from your mouth. Breathe in peace. Hold the peace in your mind. Hold, hold, and breathe out all the anxiety, all the doubts, all the fears. Very very slowly open your eyes. बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है और इस लिटरली ये इफेक्टिव है। और जो मैं थोड़ा बहुत सोच रही थी और जो चीजें थी वो लिटरली वो बाहर निकल गई हैं मेरी ब्रीथिंग के थ्रू। और आप भी लिटरली आप भी कीजिएगा और आपको भी पता चलेगा कितना डिफरेंस है। तो मैं उस्मा आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें वक्त दिया है और आप हमारे पास यहाँ पर आई हैं और ये बहुत अच्छा सेगमेंट रहा है और हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिली है। जनाब आप लोगों ने भी बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत अच्छी अच्छी टिप्स जो हैं हमने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सेगमेंट और आज का पूरा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमें फेसबुक पर जाकर हमें बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।